नमस्कार सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कपिल राणा कैरियर मेकर में। जैसे कि हम इससे पहले के बाद में पढ़ चुके हैं गोलकनाथवाद, तो उसमें जो आप जानते हैं जो फैसला आया था वह फैसला आया था आपका संशोधन करने के शक्ति के ऊपर। यानी कि उसमें कहा गया था कि संसद आपके भारतीय में संशोधन की शक्ति का अधिकार नहीं रखती। लेकिन जो ये 1973 का बाद केशवानंद भारतीवाद जो जो कि आज के सेशन में चर्चा की जाएगी जिसके ऊपर, तो इसमें फैसला आएगा जो गोलकनाथ का फैसला था उसको उल्टा करके। यानी कि इसमें शक्ति भी दी जाएगी लेकिन एक नए सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन होगा जिसे आप जानते हैं मूलभूत संरचना या आधारभूत संरचना का सिद्धांत। तो इसके ऊपर काफी केस आएंगे, 3-4 केस जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो मूलभूत संरचना का सिद्धांत भी आप जान जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए कोई निश्चित डेफिनेशन संविधान में नहीं दी गई है कि मूलभूत संरचना के तत्व क्या होगा या इसमें कौन कौन सा भाग शामिल किया जाएगा। अगर बात करें मूलभूत संरचना के सिद्धांत की तो इतना समझ लीजिए संविधान निर्माताओं की भावना जहां तक सीमित रहती है या संविधान बनाने का आधार वे सब मूलभूत संरचना में शामिल होते हैं और उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। ये अब तक का अब भी ये प्रचलित है। अगर हम मूल संरचना की बात करें तो मूल संरचना आपकी संविधान की अपरिवर्तनीय है, बाकी सभी हिस्सों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो मूलभूत संरचना का सिद्धांत आने वाले 3-4 केसों में आप जो जैसे हम यहाँ से 3-4 केस पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज के बाद में हम मूलभूत संरचना का सिद्धांत की उत्पत्ति हो जाएगी लेकिन इसकी परिभाषा अभी नहीं आएगी। केवल इतना ही आज आप समझ पाएंगे कि इसमें केवल इसका निर्धारण कोर्ट करेगा। आगे की बात जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें इसकी निश्चित डेफिनेशन भी दी गई है जो हम उसी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और पढ़ते हैं आज तक का संवैधानिक सबसे बड़ी संविधान मुद्दे को जो कहलाता आपका केशवानंद भारतीवाद। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन और पढ़ते हैं अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ यानी कि सबसे बड़ा संविधान का मुद्दा जिस पर सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन हुई वो कहलाता आपका केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद कब का है? 1973 का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ द्वारा फैसला दिया गया इसमें। अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन। कितने जजों की संवैधानिक पीठ थी? इसमें 13 जज शामिल थे और जो ये फैसला देंगे वो फैसला आपका आएगा 7:6, 7 पक्ष 6 विपक्ष। तो सबसे बड़े संवैधानिक पीठ का गठन अब तक सुप्रीम कोर्ट में किसी मुद्दे पर हुआ है तो वो संशोधन को लेकर ही हुआ है। सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ आपकी बैठी केशवानंद भारतीवाद में। तो इसमें सबसे पहले क्या आया था, इसमें आप जान सकते हैं इसके तथ्य क्या क्या निकलते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ से बात करें इसके फैसले के बारे में तो यहाँ पर जो फैसला दिया गया सबसे पहला फैक्ट तो यही बनता है गोलकनाथवाद के फैसले को उल्टा गया। उलट दिया गया या उल्टा गया, इस प्रकार के फैसले को उल्टा दिया। जैसा उल्टा थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर बात करें गोलकनाथ वाद के फैसले को बदला गया, इस प्रकार लिखे। दूसरा, इसमें एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। नया सिद्धांत क्या था? इसमें एक नया सिद्धांत निकलेगा जिसे हम कहते हैं मूलभूत संरचना का सिद्धांत। या इसको ही कहा जाता है आधारभूत संरचना।
या इन दोनों का, या तीसरा नाम इसका होता है मूल संरचना का सिद्धांत। तीनों एक ही नाम है। अगर बात करें मूलभूत संरचना और आपका आधारभूत संरचना के सिद्धांत के बारे में, तो केवल अगर बात करें इसका निर्धारण न्यायालय करता है। कोई संविधान में कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसको समझने के लिए आप केवल इस पॉइंट का सहारा ले सकते हैं कि मूलभूत संरचना जो आपकी होती है, जो आपके संविधान निर्माता थे उनके मन की उत्पत्ति, यानी कि संविधान बनाने का आधार, संविधान बनाने की भावना या आधार, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। यानी कि इसको कहा जा सकता है संविधान निर्माण के आधार पर। निर्माण का आधार क्या था, या भावना आपकी मूलभूत संरचना में शामिल होती है। तो ये आप समझ गए होंगे मूलभूत संरचना। जैसे हम आगे चलेंगे, आगे थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्लियर कर दी तो आगे के वादों में आपको मजा नहीं आएगा। फिलहाल के लिए आप केवल इतना समझ सकते हैं, जैसे जो संविधान निर्माता थे उनके मन की आधार, यानी कि उनकी मन की भावना, संविधान बनाने के लिए जो उनकी अंदर फीलिंग थी, या जिस आधार पर वे संविधान का निर्माण कर रहे थे, वो सब आपकी शामिल होती है मूलभूत संरचना वाले सिद्धांत में, यानी कि उनका रक्षण करके। और एक चीज समझना, मूलभूत संरचना के सिद्धांत को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो हमारे संविधान बनाने का आधार है, बेस है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अन्य हिस्सों में कर सकते हैं। यानी कि संविधान का रक्षण करने का मतलब ही यही था कि उसके मूल जो उसके तत्व है उनकी रक्षा करना। बाकी को आप परिवर्तन कीजिए, उसमें कोई भी आपका दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर फैसले के बारे में, तो इसमें फैसला भी काफी दिया गया। पहले तो सबसे बड़ी चीज है गोलकनाथवाद में क्या फैसला दिया गया था। गोलकनाथवाद में आप सभी जानते हैं जो फैसला दिया गया था, वो फैसला था कि संसद संविधान के भाग 3 में संशोधन की शक्ति नहीं रखती, अर्थात उसके पास संशोधन की शक्ति का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फैसला जो दिया गया, फैसला यहाँ पर जो दिया गया वह था आपका इस प्रकार, संसद भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा आधारभूत लक्षण को, संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के आधारभूत लक्षण को न तो परिवर्तित किया जा सकता है, न संक्षिप्त किया जा सकता है, वह न ही नष्ट किया जा सकता है।
ये फैसला आता है आपका केशवानंद भारतीवाद में। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया भाग 3 में वर्णित, यानी कि भाग 3 में जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें आप संशोधन करने की शक्ति संसद को है, लेकिन संशोधन वे नहीं उस सीमा तक नहीं कर सकते जहां पर परिवर्तित हो जाती है संविधान की मूलभूत भावना। यानी कि जो हमारा मूल संविधान की भावना है उनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, अन्य हिस्सों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। एक चीज, एक पॉइंट और लिख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। यदि मौलिक अधिकार, यदि कोई मौलिक अधिकार जाएगा सर, यदि कोई मौलिक अधिकार मूलभूत संरचना या मूल भावना, यदि कोई मौलिक अधिकार मूलभूत लक्षण रखता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यह कहलाता है आपका केशवानंद भारतीवाद। यानी कि अब एक नए सिद्धांत या एक नया जो यहाँ पर आपका सिद्धांत दिया जाता है वो निकलता है मूलभूत संरचना का सिद्धांत। अब मूलभूत संरचना का सिद्धांत इतना सरकार को इस तरह अपने जकड़ में ले लेता है कि सरकार कुछ समझ ही नहीं पाती। सरकार संविधान संशोधन करती है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट निरस्त करती है, कहती है मूलभूत भावना आहत हो गई हमारी। तो संविधान की मूलभूत जो भावना है वो आपका निकलती है केशवानंद भारतीवाद में। अब इसको परिवर्तित करने के लिए अब सरकार के सामने एक नया पेश खड़ा था जिसको उससे मतलब जिससे बचना था, वह था आपका मूलभूत संरचना। यानी कि जब तक मूलभूत संरचना थी तब तक भाग 3 में संशोधन होना असंभव था। तो अब क्या करेगी सरकार, अब आपका जो मूलभूत संरचना का सिद्धांत है इसको निरस्त करने के लिए वह लेकर आएगी 42वां संविधान संशोधन 1976। यानी कि फैसला 1973 में आया, 3 साल तक सरकार संशोधन करती रही, इसको लेकर वे निरस्त होते रहे। इसी बीच में आ जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन एक चीज याद रखना, 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटे संविधान के रूप में भी जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन बहुत सारे हिस्सों में परिवर्तन करता है संविधान के, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात चल रही है आपके मौलिक अधिकारों के विषय में, तो हम 42वां संविधान संशोधन का केवल वही हिस्सा यहाँ पर चर्चा में लेकर आएंगे। वैसे जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो 42वां संविधान संशोधन हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन उसमें किए गए, बहुत सारे प्रस्तावों में परिवर्तन, भागों में परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन आपका 42वां संविधान संशोधन करता है। तो फिलहाल केवल हम उसके एक ही पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं 42वां संविधान संशोधन की, वह है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित वाला पॉइंट। तो ठीक है, अब जो मूल यानी कि इस वाद में एक नई सिद्धांत निकलता है, वह सिद्धांत था आपका मूलभूत संरचना का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को रद्द करने के लिए सरकार लाती है सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया। बयालीसवां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया भाग 3 में इसके द्वारा आर्टिकल 368 का चौथा पॉइंट जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था भाग 3 में संसद को असीमित शक्ति है। भाग 3 में संसद को संशोधन की असीमित शक्ति है। भाग 368 के तहत किए गए संशोधन को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी।
संविधान संशोधन को न्यायालय या कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो 368 के तहत जितने भी आपके संविधान संशोधन किए जाते हैं उनको चुनौती नहीं दी जाती और ये इसमें प्रावधान किया गया। अर्थात संसद जो है अपनी असीमित शक्ति का वर्णन करती है, यानी कि संसद कहती है कि हमारे पास संशोधन की असीमित शक्ति है, किसी भी आधार पर हमारी शक्ति को घटाया नहीं जा सकता। और यदि हम कोई संविधान संशोधन लेकर भी आते हैं तो उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है वो यहाँ पर हनन होता है इस आर्टिकल 368 के तहत। आगे जो हम केस पढ़ेंगे वो आता है आपका मिनर्वा मिल्स वाद। इसको रद्द किया गया मिनर्वा मिल्स वाद में। जो अगला वाद आप पढ़ेंगे वह होगा आपका मिनर्वा मिल्स वाद। इस वाद में इसको असंवैधानिक ठहराया। आर्टिकल 368 का चौथा पॉइंट असंवैधानिक करार दिया गया। तो ये हम कल पढ़ेंगे, करार दिया गया। तो ये यहाँ पर ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज आप समझ गए होंगे मूलभूत संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति होती है और इससे बचने के लिए सरकार लेकर आती है 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जोड़ा जाता है आर्टिकल 368(4). और अगर बकेश्वरन भारती बात करें तो इसमें सबसे पहले आधारभूत संरचना का सिद्धांत या मूलभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया संविधान की। चलिए ठीक है, फिर आज के एक वाद पूरा हो गया आपका और टाइम भी हो गया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। कल हम चर्चा करेंगे मिनर्वा मिल्स व इसके आगे के वादों में, और जैसे जैसे हम आगे की केस पढ़ते जाएंगे आपको ये सिद्धांत क्लियर होता चले जाएगा। और अंत में 2007 में कियोतो वाला वादा आता है 2007 का, और वो क्या करता है इसको पूर्ण रूप से डिफाइन करेगा कि आपका इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने कल के सेशन में। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।